अस्सलाम वालेकुम जी। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर, जहाँ पर बड़े बड़े अहकामात आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच ने किए हैं। सबसे पहले बात करेंगे जी नालों के ऊपर, फिर बात करेंगे जी तजावुज़ात के मुतालिक जो मुख्तलिफ पार्क्स के ऊपर जो कब्जे हुए हैं उनमें क्या क्या अहकामात दिए गए हैं, PNT कॉलोनी के मुतालिक भी बात करेंगे, कश्मीर रोड पर भी बात करेंगे और इसके अलावा कराची शहर में जितने भी गैर कानूनी तामीरात जारी हैं उन पर हम तफसीली जो है वो आज बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हम न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर गयाजुद्दीन साहब। गयाजुद्दीन साहब, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हमने देखा कि पहले जो समातें होती रही हैं उस पर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़े खासे जो है वो इदारों के सरबराहान की सरजनिश भी की है, सिंध गवर्नमेंट के ऊपर भी बात आई है, वफाकी हुकूमत पर भी बात आई है और आज एहतजाज करने वालों की तादाद में भी काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। तो पहले हम बात करते हैं जी कराची के जो गुज्जर नाला हैं, औरंगी नाला हैं, उस पर क्या अहकामात दिए गए? बहुत शुक्रिया मोहसिन। मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि औरंगी नाला और ख़ास तौर पर गुज्जर नाला और ये जो तमाम बेल्ट पे जो काम हुआ है, रिवर बेल्ट कहलाता है, जिस पे कब्ज़ा किया गया था, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर बरकरार रखा है कि ऑपरेशन जारी रहेगा। एक रिव्यू एप्लीकेशन आई थी इस पर मुतासरीन की जानिब से और ये कहा गया था कि उसमें कुछ मकानात लीज़ हैं तो उस पर ऑपरेशन रोका जाए और उन्हें कोई मुतबादिल जगह दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकामात दे दिए हैं कि कोई मुतबादिल जगह उन्हें दस्तयाब नहीं होगी, चूँकि जिस तरह पहले ऑपरेशंस के अंदर हमने देखा कि रेलवे के ट्रैक को बहाल करने के लिए जिस तरह ऑपरेशन पहले किया गया था, तो उसमें भी अब तक लोगों को मुतबादिल जगह नहीं मिल सकी हैं। तो इसी लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी वाज़ेह कर दिया है कि ऑपरेशन अपनी उसी सूरत हाल के साथ, स्पीड के साथ चलता रहेगा, लेकिन जो लीज़ मकानात हैं उसके लिए इंतज़ामी मामलात को देखने के लिए जो इंतज़ामिया है वो देखेगी कि आया उसका कितना फ़ीसद हिस्सा जो है उस लीज़ मकान का उससे मुतासिर हो रहा है। अगर लीज़ मकान का हिस्सा मुतासिर होता होगा तो उसमें से कुछ हिस्सा जो ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत या मुख्तलिफ़ इदारे उन तमाम मुतासरीन को दे रहे हैं रकम की सूरत में, वो रकम उन्हें ज़रूर दी जाएगी। लेकिन इसकी जगह कोई, अगर किसी का मिसाल के तौर पे 100 गज़ की जगह है और वो मुतासिर हो रही है, तो 100 गज़ की मुतबादिल जगह इसे हरगिज़ नहीं मिलेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज वाज़ेह कर दिया है। ठीक हो गया गयास भाई। हमने देखा कि कमरा अदालत में आप भी थे, मैं भी था, तो हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रूबरू जो एडवोकेट जनरल सिंध साहब पेश हुए, उन्होंने कहा कि जी गुज्जर नाला, औरंगी नाला हो या महमूदाबाद नाला हो, लोगों ने उस जगहों को छोटा कंजेस्टेड कर दिया और वहाँ पर अपने घरों को तामीर कर दिया। जब बारिशें हुई तो वाज़े तौर पर कराची जो है वो डूबा हुआ था। जब शहर में ड्रेनेज का सिस्टम एक नहीं होगा तो यकीनन शहर तो डूबता रहेगा। तो आप समझते हैं कि ये जो ऑपरेशन अभी जो रुक गया था, तो अब अहकामात के बाद जो दोबारा तेज़ हो जाएगा? वाकई इसमें तेज़ी आ जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल राइट डायरेक्शन में और सख्ती से बात की है डिपार्टमेंट से। जो लीज़ देने वाले इदारे हैं उनकी भी सरजनिश की, उनके सरबराहान की भी सरजनिश की और जो ख़ास तौर पर जो काम नहीं कर रहे उनसे भी पूछगछ की है। तो ऑपरेशन दोबारा तेज़ी के साथ चलेगा, क्योंकि हमने देखा कि गुज्जर नाला और औरंगी नाले के बाद ऑपरेशन कुछ हद तक रुका था, लेकिन अब दोबारा ऑपरेशन में तेज़ी आएगी। आज जो मुतासरीन आए थे एहतजाज करने के लिए, वो ये समझ रहे थे कि शायद चीफ जस्टिस की जानिब से उन्हें किसी हद तक रिलीफ मिलेगा, लेकिन उन्हें किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला, चूँकि ये जो कब्ज़ा किया गया है एक बाकायदा प्लानिंग के साथ किया गया है। अगर हम नाले की बात करें तो नाले के राइट और लेफ़्ट साइड पर तकरीबन 30-30 फुट जगह होती है, जिसके बाद कोई आबादी या फिर कोई फसल अगर उगाई जाती है या कोई खेत वगैरह का सिस्टम होता है तो वो मौजूद होता है, उसके बाद फिर सड़क का हिस्सा आता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज्जर नाले को पूरे रिवर बेल्ट को कवर कर दिया गया था और लोगों ने वहाँ घर बना दिए थे। तो इस वजह से ये ऑपरेशन की बात की गई और ऑपरेशन अब भी बरकरार रखा गया है और ऑपरेशन ज़रूर होगा और उसी स्पीड के साथ होगा। ठीक हो गया। उन्होंने एडवोकेट जनरल सिंध साहब ने ये भी कहा कि जी हम रोड भी बना रहे हैं ताकि काबजीन जो है वो दोबारा आकर वापसी अपने घरों को तामीर ना कर लें। रोड बनाने का मकसद भी यही है। और ट्रिब्यूनल की जितने भी जो हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले लिए थे, ट्रिब्यूनल से स्टे ले लिए थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दी और कहा कि जी ऑपरेशन को तेज़ करें और NDMA को कहा है कि जी फौरी तौर पर जो है जो नाले को जो मॉडर्न करने का काम है उसको आप जारी रखें, क्योंकि बारिशों के सीज़न भी जो है वो अब कराची शहर में जो है वो अनकरीब शुरू हो रहे हैं। तो गयास भाई, एक तो गुज्जर नाला औरंगी नाले पे जी क्लियर हो गया कि जी ऑपरेशन को तेज़ करना है, जारी रखना है। दूसरी हम बात करते हैं PNT कॉलोनी पे। तो PNT कॉलोनी पे इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये जो इमारतें बन गई ये तो कमर्शियल ये तो कंटोनमेंट के पर्पज़ के लिए था, लेकिन अब जो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, इतने लोग, उन्होंने अपना करोड़ों के घर होंगे, ज़ाहिर फ्लैट होंगे 50 लाख के, 30 लाख के, 22 लाख के, तो ये जो भर दिए हैं इसका अब क्या बनेगा? आप क्या समझते हैं? देखिए, आज कंटोनमेंट बोर्ड के अहदेदारान पेश हुए हैं, उनसे भी पूछगछ हुई है इस हवाले से, तो वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके और मुतमईन ना करने की वजह यही थी कि एक
गैर कानूनी जगह पे आप एक बिल्डिंग तामीर करने की इजाज़त दे दें और उसके बाद उधर रिहाइश लोग इख्तियार कर लें, तो यकीनी तौर पे सवाल उठता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल उठाया था, लेकिन अब तक जो एडवोकेट जनरल ने बात की थी वो यही कह रहे थे कि सिर्फ सिंध हुकूमत से सवाल किया जाता है, दीगर इदारों से नहीं किया जाता। लेकिन आज चीफ जस्टिस ने कंटोनमेंट बोर्ड से भी सवाल उठाया और सख्त सरजनिश की कि ये लीज़ कैसे दी गई, ये एनओसीज़ कैसे दी गई। और हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर ये जो पूरा इलाका पीएनटी कॉलोनी का इलाका है, उसके अलावा दिल्ली कॉलोनी का इलाका है, वहाँ पर 40-40 गज़ के फ्लैट्स खड़े कर दिए गए हैं, 9 मंजिला 8 मंजिला, और वहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हैं। तो बहुत बुरी सूरत हाल है कि अगर ज़लज़ला खुदा न खास्ता कराची में आता है और वो रेक्टर स्केल पर तकरीबन 5 से ज़्यादा उसकी शिद्दत रिकॉर्ड की जाती है, तो ये सबसे पहले हिट करेगा गुलिस्तान जौहर को और ख़ास तौर पर पीएनटी कॉलोनी, दिल्ली कॉलोनी को। तो यही चीफ जस्टिस ने तमाम क्वेश्चन उठाए थे और उसी पर बात की, उनसे पूछा कि ये किस तरह इजाज़त दी गई। तो अब कंटोनमेंट बोर्ड ने इस पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। तो अदालत ने 16 तारीख का नोटिस किया है कि 16 तारीख को इस पर जवाब दिया जाए, और उस 16 तारीख के बाद लगता यही है जिस तरह दीगर नालों की सफाई और दीगर इलाकों पर इंक्रोचमेंट साफ़ करने की बात की गई, तो इसे भी इंक्रोचमेंट में शामिल किया जाएगा और इसे भी ऑपरेशन की नज़र किया ठीक जाएगा। हो गया। सिंध हुकूमत पर भी जो है चीफ साहब बड़े बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि जी सिंध गवर्नमेंट सिंध के अंदर कोई काम नहीं कर रही। मतलब 12-13 साल हो चुके हैं और हमने इस समात को शुरू किए हुए भी 3-4 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक जो है वो सिंध हुकूमत ने कोई ऐसा ख़ास काम नहीं किया। कोई मंसूबा शुरू होता है तो वो बद से बदतरीन होता है। उन्होंने एक रिमार्क्स भी दिए कि उनको किसी ने कोई क्लिप शेयर किया था जिसमें अंदरून सिंध में की एक तस्वीर या कोई वीडियो उन्होंने कहा कि जी हमें देखने को मिली, जो कि एक ट्रॉली में जो है वो खातून को जो है वो लेके जाया जा रहा है, एम्बुलेंस तक जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो सिंध हुकूमत एक तरफ, आज वज़ीर आला सिंध ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तो कह रहे हैं कराची के हालात जो है वो तो बड़े अच्छे हैं। मतलब एक तरफ वो कहते हैं जी लोग बैरून मुल्क से जो है वो इलाज कराने के लिए अंदरून सिंध में आएंगे, और दूसरी तरफ जो है एम्बुलेंस तक नहीं है, ट्रॉलियाँ में लेके जा रहे हैं, पथारों में लेके जा रहे हैं मरीज़ों को। बहुत बुरी सूरत हाल है सिंध की, और मैं हमदर्दी रखता हूँ सिंध के अवाम के साथ। बहुत जुल्म हो रहा है, ख़ास तौर पर कराची के साथ, हैदराबाद के साथ, लाड़काना के साथ, नवाबशाह के साथ और घोटकी, ये सिंध के मुख्तलिफ सक्खर, ये तमाम इलाके मुतासर हैं। ख़ास तौर पर अगर हम पूरे पाकिस्तान की ट्रैवलिंग को देखें, मैं अभी अब से थोड़े दिन पहले पाकिस्तान टूर से वापस आया हूँ, और आप यकीन करें मोहसिन, कराची की सड़कों का जो हाल है, शहरी इलाकों की सड़कों का जो हाल है, वो इंतहाई अबतर है। लेकिन पाकिस्तान में किसी भी सूबे की बात करें तो वहाँ पर गली मोहल्लों की पुख्ता सड़कें नज़र आई हमें, लेकिन कराची में यहाँ पर सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान है। ये बात हमने जब सीएम वज़ीर आला सिंध से सवाल उठाया तो वो ये कहते रह गए कि वफाक जो है उनके काम में मदाखलत कर रहा है। वफाक जब ही मदाखलत कर रहा है कि जब 13 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर सिंध में बेहतर नहीं हो सका, अस्पतालों की हालत नहीं बदल सकी, स्कूलों की हालत नहीं बदल सकी, तालीम का मेयार बुलंद नहीं हो सका। तो यही वजह है कि अब वफाक को मदाखलत करनी पड़ रही है। वज़ीर आला ने नाराज़गी का इज़हार किया कि सिंध के लिए वफाक ने कोई नई स्कीम नहीं दी। तो नई स्कीम, मैं सवाल करना चाहूँगा वज़ीर आला सिंध से कि नई स्कीम कैसे मिलेगी जब खुद वज़ीर आला कराची को ओन करने को तैयार नहीं है, वज़ीर आला सिंध के बड़े शहरी इलाकों को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। तो सिंध की स्कीम्स कैसे मिलेंगी, वफाक कैसे नए पैसे देगा, और जो फ़ंड दिए जाते हैं वो फ़ंड करप्शन की नज़र हो जाते हैं। तो बड़ी हैरतअंगेज़ बात है कि एडवोकेट जनरल सिंध हुकूमत की, जाहिर सी बात है उन्हें नुमाइंदगी ज़रूर करनी है, लेकिन इस हद तक डिफेंड ना करें कि जो कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो मुकम्मल तौर पर तबाह है, तो उसका जवाब ना दें। ये जो सेहत की सवाल किया गया, तालीम का सवाल किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल किया गया, इस पर कोई मुतमईन नहीं कर सके अदालत को, जिस पर अदालत ने शदीद सरजनिश की है इनकी, और कहा यही है कि तर में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं उसकी हालत ऐसी है कि 10 प्लांट का पैसा खा लिया गया है और सिर्फ एक प्लांट लगा है, वो उसमें पानी नहीं दस्तयाब होता। तो बड़ी बुरी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं कराची वाले, सिंध वाले, और मैं यकीनन सवाल करता हूँ सीएम साहब से भी कि वो अब कराची को ओन करें, सिंध को ओन करें, और जो सूरत हाल है सिंध की उसको बेहतर करने की कोशिश करें। कराची में जिस तरीके से पार्क्स पर कब्जे हो रहे हैं, किडनी हिल पार्क पे जो है वो उन्होंने कहा है कि जी पूरा 62 एकड़ का जो ज़मीन है, पहले जी कमिश्नर कराची ने कहा कि जी हमने पूरा जो है वो क्लियर कर दिया। बाद में खातून अंबर अली भाई ने कहा कि नहीं, इन्होंने क्लियर नहीं किया, झूठ कह रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इनको कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्यों ना आपको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए। तो उस पर जो है उन्होंने कहा कि जी हम इसको जो है वो क्लियर करके आएंगे। तो मतलब कमिश्नर कराची जो है वो एक तरफ कहते हैं जी हमने क्लियर कर दिया, जब कोई अगर मुदाखलत कर दे तो वो कहते हैं जी हम देखते हैं। तो क्या कमिश्नर कराची ग्राउंड पर जाकर काम नहीं कर रहे क्या? कमिश्नर कराची मातहत है सिंध हुकूमत के, और वो वही ज़बान इस्तेमाल करते हैं जो सिंध हुकूमत इस्तेमाल करती है। एडवोकेट जनरल की आज माफ़ी सामने आई है, उन्होंने माजरत की है कोर्ट से, तो ये बात वाज़े करती है कि सिंध हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही। तो कमिश्नर कराची भी उन्हीं के एक नुमाइंदे हैं, उन्होंने गलत बयानी का सबूत दिया अदालत के अंदर और गलत रिपोर्ट पेश करने की कोशिश की, जिस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें जेल भेजने की धमकी भी दी।
लेकिन चूँकि कमिश्नर कराची ने एक्सेप्ट कर ली थी ये बात और अब उनको वाज़ेह अहकामात दिए गए हैं कि किडनी हिल पार्क का पूरा एरिया साफ़ करना है, क्योंकि उस अहाते के अंदर कुछ मस्जिद का एक अहाता है और उसके अलावा एक पार्क की ज़मीन है जिस पर कब्ज़ा किया गया, उसे चीफ जस्टिस ने आज साफ़ करने का हुक्म दिया है। ठीक हो गया। ये भी बताइएगा, अलादीन पार्क चूँकि एक गरीबों का एक अच्छा पार्क है, लोग बड़े तफरी के लिए वहाँ पे आते हैं, मगर वहाँ पर भी प्राइवेट लोगों ने जो है वो पवेलियन एंड क्लब के नाम से जो है वो एक खोला हुआ है उन्होंने। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पॉइंट आउट किया, बोला जाएँ और गिराएँ ये पवेलियन एंड क्लब को और शहरियों के लिए इसको जो है वो जगह को, अलादीन पार्क को बड़ा करें, ताकि ये जो बराबर में इसके रॉयल पार्क रेजिडेंसी का भी तस्करा आया, उन्होंने कहा कि जी इसको डेमोलिश तो कर दिया है, अब इसको पार्क बनाएं ताकि शहरियों के लिए पार्क होगा तो वहाँ पर आकर एंजॉय कर सकेंगे। 2012 में मोहसिन ये बात वाज़ेह हुई थी पिछली हेयरिंग्स के अंदर, जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, तब ये पता चला था कि अलादीन पार्क की ज़मीन जो है वो सफारी पार्क अलादीन पार्क की ज़मीन जो है वो इम्यूनिटी प्लॉट थी, लेकिन उसको कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तो अब उस ऑर्डर को मेंटेन किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि ख़ास तौर पर आज की हेयरिंग्स की अगर बात करें तो आज की हेयरिंग में सबसे बड़ी खबर जो सामने आई वो यही आई है कि पवेलियन एंड क्लब को तोड़ने का हुक्म दे दिया है चीफ जस्टिस ने, और उन्होंने कहा है कि इसका जो इम्यूनिटी प्लॉट था, जो पूरा एरिया था, उसे दोबारा रफाई प्लॉट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और जो उस पर कमर्शियल यूजेज हो रहा है, चाहे वो पवेलियन एंड के नाम पर हो, चाहे वो पाम रेजिडेंसी के नाम पर हो, उस पाम रेजिडेंसी के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा है कि उसे पार्क बनाया जाए, लेकिन अब तक वहाँ से उसका मलबा नहीं उठाया गया, तो उस मलबे के पैसों पर सवाल उठा है। अभी तक सिंध हुकूमत ने उसके पैसे नहीं दिए हैं। दूसरी अहम बात कि जो पाम रेजिडेंसी और ख़ास तौर पर पवेलियन एंड की बात की गई है, उस पर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है, जिसमें जिम बना दिए गए हैं, जिसमें खेलने के जो है मुख्तलिफ इंडोर गेम्स का सेंटर बना दिया गया, उसे ख़त्म करने का ऑर्डर कर दिया है। और ये उन तमाम लोगों के लिए परेशानी की बात है जिन्होंने वहाँ लाखों रुपए की रजिस्ट्रेशन करवाई हुई और लाखों रुपए की मेंबरशिप ली हुई है। तो अब वो तमाम लोग भी यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, क्योंकि उसको तोड़ने का ऑर्डर कर दिए गए हैं। ठीक, और ये नस्ला टावर पे भी बात करते हैं जी। नस्ला टावर चूँकि एक वो इमारत है जिसमें लोगों ने अपने करोड़ों रुपए के जो है वो फ्लैट जो है वो लिए हुए हैं। अब आज समात में यही बात हुई थी, बिल्डर तो पहले पेश नहीं हो रहा था, आज भी बिल्डर पता नहीं मेरे ख्याल है बिल्डर आज पेश नहीं हुआ, उन्होंने वकीलों को भेजा था और उनके वकीलों ने जो है वो अदालत को कहा कि जी शाहराह फैसल पर जब पुल बनाया गया था तो उस पुल की वजह से उसका स्पेस जो है वो कम हो गया था, जिसकी वजह से जो है आपको लग रहा है कि जी ये बिल्डिंग जो है वो मतलब कि गैर कानूनी है, मगर ये गैर कानूनी नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमें ना घुमाएं, हमें बताएं ना कि शाहराह फैसल को जो है वो कम किया गया, हमारी रिहाइश भी यहीं पर ही है, हमने देखा है कि शाहराह फैसल को कम नहीं किया गया बल्कि बढ़ाया गया। यहाँ तक कि जो हमारी जो आर्मी की जो जगहें थी उन्होंने भी शाहराह फैसल को वसी करने के लिए अपनी जगहों को दिया। तो ये पूरी एक रिमार्क्स दिए गए। तो नस्ला टावर पे क्या बना गया भाई? आज नस्ला टावर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकामात दिए थे कि इसका एनओसी चेक किया जाए और इसको एनओसी चेक होने के बाद इसे लास्ट हियरिंग में भी ये रिमार्क्स दिए थे कि इसे तोड़ा जाएगा। लेकिन आज जो एक नई चीज़ सामने आई है वो आए हैं कनाडा के एक बिल्डर का नाम सामने आया है, मेमन के नाम से उन्हें जाना जाता है। वो आज सामने आए हैं और उनका जिक्र सामने आया। उसके रीज़न मैं आपको बताता हूँ। 60-40 का परसेंटेज इसमें शेयर है नस्ला टावर के अंदर। 60% का शेयर जो है कनाडा के बिल्डर का है, जिसका जिक्र आज कोर्ट के अंदर हुआ है, जिस पर अदालत ने उन्हें नोटिस किया और कहा है कि वो आके अपनी पोजीशन बहाल करें, वाजे करें और उसके साथ साथ उनका वकील भी पेश होगा। तो 16 तारीख का नोटिस हुआ नस्ला टावर पर। एक नई डायरेक्शन में नस्ला टावर सामने आया है। जो बिल्डर जिसको जाहिर किया जा रहा था कराची में कि जिसको SBCA ने नोटिस और NOC जारी किया है, वो बिल्डर बैकफुट पे चला गया क्योंकि उसका 20 और 10% का शेयर नज़र आ रहा है, लेकिन 60% का जो शेयर है वो कनाडा से ऑपरेट हो रहा है। तो चीफ जस्टिस ने इस पर सवाल भी किया कि हमारा मुल्क सिर्फ दुबई, कनाडा और अमेरिका से ऑपरेट हो रहा है या यहाँ पर भी कोई लोग ज़िम्मेदार हैं, तो जिस पर कोई जवाब नहीं आया, ना सिंध हुकूमत की तरफ से, ना SBCA की तरफ से, ना KDA की तरफ से और ना ही नस्ला टावर की इंतज़ामिया की तरफ से। गयास भाई, पिछली समात में हमने देखा था कमिश्नर कराची ने एक बड़ी वो मतलब अपने आप को सेफ साइड करके जो है वो गेम खेला। वो गेम क्या था कि SBCA की रिपोर्ट ले ली, SBCA ने तो कह दिया जी ये बिल्डिंग जो है वो कानूनी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने काफ़ी भरमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हमें SBCA की रिपोर्ट नहीं चाहिए, वो लोग तो तमाम पूरे कराची को गैर कानूनी बना देंगे। मतलब इतनी तामीरात गैर कानूनी चल रही है कि SBCA नोट बटोरने में लगा हुआ है, हमें आपकी रिपोर्ट चाहिए। जिस पर आज कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट पेश की और नस्ला टावर के मुतालिक उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग जो है वो गैर कानूनी है। आप समझते हैं कि आप कमिश्नर कराची की रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए ये नस्ला टावर का फैसला क्या होने जाएगा? बिल्कुल, अब ये बिल्डिंग खाली होगी और बिल्डिंग को खाली कराने के बाद यकीनी तौर पे इस पर एक्शन होगा। गवर्नमेंट को पाबंद किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अब इस नस्ला टावर को खाली कराने के बाद इसको, क्योंकि हमने देखा था, आपने भी व्लॉग किया था वहाँ पे पहले भी, वहाँ पर तकरीबन
जो फ्लैट्स मौजूद हैं उसमें से 80% फ्लैट जो है किराए पर हैं और 20% फ्लैट खाली हैं। तो ऑलरेडी बिल्डिंग को हम कंसिडर नहीं करेंगे कि वो बिल्डिंग मालिकान के हाथ में, वो बिल्डिंग किराए पर चल रही है, तो उसको बआसानी खाली कराया जाएगा। और दूसरी बात, कमिश्नर कराची ने जो ओन किया है, वो ओन करने का रीज़न ये था कि शाहराह फैसल को मिलाने वाला जो नाला है, उस नाले के ऊपर उसके 3 पिलर्स खड़े हैं। हमने देखा था 3 पिलर्स की बिल्डिंग जो है मून गार्डन भी गुलिस्तान जौहर में खड़ी हुई थी, और वही 3 पिलर्स पर बिल्डिंग ये खड़ी हुई है और उसके नीचे कमर्शियल दुकानें हैं जो नहीं खुल सकी। उसका रीज़न यही था कि वहाँ जाने का रास्ता नहीं था। ये एक बेंगलो की जगह थी, बेंगलो की जगह के ऊपर इसे सेल किया गया और सेल करने के बाद इस पर कमर्शियल प्लाज़ा बनाया गया और कमर्शियल प्लाज़ा बनाने के बाद उसको बेच दिया गया। इस पूरे प्रोसेस में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अहदेदारान और ज़िम्मेदारान बाकायदा तौर पर मुलव्विस थे। ये बात सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह हो चुकी है और इसी हवाले से कमिश्नर को कहा गया था कि उसको फौरी तौर पर तोड़ा जाए। डॉक्यूमेंटेशन इसकी ज़रूर नहीं है। अब जो नए बिल्डर सामने आए हैं उनकी तरफ से डिले टैक्टिक्स ज़रूर किया जाएगा, लेकिन बिल्डिंग का मुस्तकबिल यही है कि उसे खाली करा के उसे तोड़ा जाएगा। ठीक हो गया गयास भाई। कराची सर्कुलर रेलवे के मुतालिक भी बात हुई, पूछा गया कि कराची सर्कुलर रेलवे का स्टेटस क्या है, जिसमें एक हादसे की गूंज भी जो अभी हालिया दिनों में जो ट्रेन हादसा हुआ है, जिसमें कई लोग जो है वो अपनी जानों का जो है उन्होंने नुकसान उठाया है और उनके अहल खाना भी बड़े परेशान रहे। तो उसमें जो है मुतासरीन के मुआवजे के लिए भी बात की गई। उन्होंने कहा कि जी चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम तो ये समझ रहे थे वज़ीर रेलवे के इतना बड़ा हादसा हुआ है वो इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन यहाँ तो ना इस्तीफ़ा देते हैं और सिर्फ बातें ही बातें करते रहते हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म से आप बात करें और ट्रेन के जो निज़ाम है उसको बेहतर करने की कोशिश करें। आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो इस मामले में संजीदा नज़र आते हैं? बिल्कुल संजीदगी नज़र आती है। सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नहीं, पिछली हुकूमत की अगर बात करें तो ML1 का जो चाइना के साथ हमारा मुआहदा है, वो यही मुआहदा है कि हमारे रेलवे ट्रैक बोसीदा हो चुके हैं, हमारे ट्रैक इस काबिल नहीं है कि उस पर गाड़ियाँ दौड़ सकें। जो इंजन हमारे पास रेलवे के चल रहे हैं वो 4500 हॉर्स पावर के इंजन हैं जो कि स्पीड में चलते हैं, स्पीड में दौड़ते हैं, और जो हमारे ट्रैक हैं वो इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि उसका वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए जो हमारा सिंध का ट्रैक है वो इंतहाई खस्ता हो चुका है। इसके अलावा हमारा KPK का जो ट्रैक है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, हमारा बलूचिस्तान का ट्रैक बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो ML1 इसका एक नया ट्रैक है जो बिछेगा तो ही मसला हल होगा। और जो अंदर बाज़गश्त हुई है एक्सीडेंट के हवाले से, तो उस पर अफसोस का इज़हार किया है चीफ जस्टिस ने कि ज़िंदगियाँ चली गई, ऐसे हादसा होते रह रहे हैं, बैक टू बैक हो रहे हैं, लेकिन किसी अब तक ऐसा नहीं देखा गया कि किसी बड़े अफसर को घर भेजा गया हो या उसको ज़िम्मेदार ठहराया हो। मिनिस्टर ने भी इस्तीफ़ा नहीं दिया, जिस तरह माजी में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब हुकूमत में नहीं थे तो इस्तीफ़ों का मुतालबा करते थे कि जो वज़ीर की मिनिस्ट्री के अंदर कोई नुकसान हो, किसी इंसानी जानों का ज़िया हो, तो फ़ौरी तौर पर वज़ीर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। तो ये सवाल ज़रूर उठा। अटॉर्नी जनरल को हिदायत की गई है कि वो वज़ीर-ए-आज़म से पूछें और अदालत को आगाह करें कि आया वज़ीर से पूछताछ हो रही है या नहीं और एक्सीडेंट का ज़िम्मेदार कौन है। तो इसका जवाब यकीनी तौर पर अगली समाअत पर देना होगा। ठीक हो गया गयास भाई, इसको थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। अब ये बात करते हैं जी, कराची में जो लोग प्रॉपर्टीज़ लेते हैं उन लोगों के लिए तो बड़ी परेशान कुन बात हो गई है। मतलब वो प्रोजेक्ट्स जो कि अपार्टमेंट बड़े बड़े, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी की जाती है, उसके बारे में बताया ये जाता है मली डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा, SPCA से मंजूर शुदा। लोग क्या चाहते हैं कि जी इदारों से मंजूर शुदा हो, लेकिन बाद में पता चलता है वो तो कन्वर्ट हुई हुई फाइलें होती हैं। 2 नंबरी से जो है वो फाइलें बना के आवाम को बेवकूफ़ बना के वो सारा जो सरमाया है वो निकाल देते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी ये कहा है कि आप अपने निज़ाम को कंप्यूटराइज़ करें ताकि अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है तो वो आपके सिस्टम से जाकर चेक कर सकता है कि ये चीज़ हम लें या ना लें। अगर चेक करवाने के लिए भी जाते हैं तो उसमें भी आपको पैसा खिलाना पड़ता है और तब जाकर आप मुतमईन होते हैं, और वो भी सही मायनों में मुतमईन नहीं होते जो कि होना चाहिए। तो अब ये तमाम सूरत हाल सामने, बहुत सारे अपार्टमेंट के भी चीफ जस्टिस साहब खुद ही जो है वो कर रहे हैं, जबकि ये काम तो SBCA वालों के हैं, ये काम तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हैं, ये सारे काम उनके अपने हैं। तो फिर ये क्या चक्कर है कि जो है वो चीफ साहब तो अब चले जाएंगे 7-8 महीने बाद। ऐसा ना हो कि जी 10 साल बाद फिर कोई जो है वो पॉइंट आउट करे और उनकी जगहों को जो है वो मतलब नुकसान उठाना पड़े या उनको मतलब तजावुज़ात के नाम पर जो है उनको खाली करना पड़े। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ समझने की है ना मोहसिन, वो ये बात है कि जिन लोगों ने पैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा है। ये बेसिकली कराची में प्रॉपर्टी के काम में ब्लैक मनी घुस रही है और प्रॉपर्टी के काम में ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए पैसा एक जगह से दूसरी जगह लगाया जा रहा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जहाँ तक आपने बात की, यस, इसमें सबसे बड़ा डिपार्टमेंट रेवेन्यू का है,
सिंध रेवेन्यू बोर्ड को कंप्यूटराइज़ किया गया, इसका डाटा कंप्यूटराइज़ किया गया। 2 अरब रुपए का प्रोजेक्ट वज़ीर आला सिंध ने अनाउंस किया, उसकी ओपनिंग की, मैंने उसकी कवरेज की है और हमने जाके वो सिस्टम देखा है तो उसमें पता चला कि हैदराबाद के कई जगह हैं उनकी एंट्री उसमें मौजूद नहीं है, कराची केएमसी की कुछ जगह हैं उनकी एंट्री उसमें नहीं है, केडीए की कुछ ज़मीनें हैं उसकी एंट्री उसमें नहीं है। तो ये कंप्यूटराइज़ रिकॉर्ड सिर्फ दिखावे की हद तक तो बनाया गया है, लेकिन असल जो हकीकत है वो यही है कि इधर इदारों की जानिब से लोगों के साथ मिसहैंडल किया जाता है, इदारों की जानिब से लोगों के साथ खेला जाता है, उनका पैसों का नुकसान किया जाता है और उन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है। चूँकि असल जब रिकॉर्ड आप चेक करने के लिए बैठते हैं या मेरे या आपके नाम पे या मेरे साथी किसी के नाम पे कोई ज़मीन होगी तो उसका रिकॉर्ड रेवेन्यू बोर्ड की वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेगा। उसका रीज़न यही है कि वो ये कहकर जान छुड़ा लेते हैं कि उसका रिकॉर्ड अभी तक हमारे पास आया नहीं है। तो अब जब तक कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं होगा, जब तक मामला ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक लोग नुकसान का सामना करना पड़ेगा लोगों को। लेकिन इसमें 10% लोग ऐसे हैं जिनका वाकई नुकसान होता है, लेकिन 80 से 90% लोग वो लोग हैं जिन्हें इस बात का यकीन होता है, जिन्हें इस बात का पता होता है कि वो जिस जगह पे प्रॉपर्टी के नाम पर पैसे सर्व कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, वो ब्लैक मनी है, वो जगह डिस्प्यूटेड है। तो जिसके बाद हम ये देखते हैं कि वो लोग मज़लूम बन के आते हैं सामने, लेकिन मज़लूम तबका जो है उसमें बहुत कम तादाद में, उसकी परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है ताकि ब्लैक मनी को वाइट किया जा सके। कश्मीर रोड के बारे में भी बात हुई। कश्मीर रोड के बारे में बताया गया कि जी ये पूरा कश्मीर रोड पे अब तजावुज़ात कायम है, यहाँ तक के सरकारी इदारों ने भी कब्जे कर रखे हैं, मतलब केएमसी कॉम्प्लेक्स और इधर उधर आगे पीछे उन्होंने जो है वो कब्जे कर लिए हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में बंदा क्या करे जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहते हैं जी जब मैं बच्चा था तो मैं खुद उधर खेलने के लिए जाता था, उस वक्त मैदान हुआ करते थे। अब तो कश्मीर रोड में आपको मैदान क्या बल्कि सड़क भी आपको बड़ी कंजस्टेड मिलती है। कश्मीर रोड पे बड़े बेहतरीन कॉम्प्लेक्स बने होते थे, कश्मीर रोड पे बहुत ज़बरदस्त जो है जिम्नेजियम होते थे, स्विमिंग पूल्स होते थे, अच्छी एक्टिविटीज़ होती थी। ये बात सही है चीफ जस्टिस की, हमने भी देखा। लेकिन कश्मीर रोड पे अब आपको सिर्फ ग्राउंड्स के अंदर मलबा नज़र आएगा और वहाँ पर आपको सिर्फ कचरा और ढेर नज़र आएगा। तो इस पर बात हुई है, यकीनी तौर पे चीफ जस्टिस ने कहा है कि पहली फुर्सत में वो मलबा हटाया जाए और उसके बाद जो जिम्नेजियम वहाँ होते थे, जो स्विमिंग पूल्स वहाँ होते थे, जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ वहाँ होती थी, उसे बहाल किया जाए और उसके लिए काम किया जाए। तो कश्मीर रोड के हवाले से आज बड़ा अच्छा जो है चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स भी दिए और उस पर पॉजिटिव साइन ये है कि उस जगह को साफ़ करने की बात की गई है और इदारों को पाबंद किया है कि वो जगह दोबारा बहाल की जाए। ठीक हो गया। रेलवे अराजी की जो मुख्तलिफ जगह हैं वहाँ पर भी जो है वो साफ़ करने का कहा गया है। तो आज की समाअत जो है ये मुख्तसर सी थी और लेकिन बड़े बड़े अहकामात दिए गए और अब से जो है वो काम शुरू दोबारा से तेज़ कर दिया जाएगा। 16 तारीख को दोबारा इस केस की समाअत होगी। जो रिमेनिंग केसेस हैं और जिनको दोबारा कहा गया है बुलाने के लिए, उनके केसेस दोबारा से टेकअप होंगे और उनमें क्या क्या फैसले होंगे वो हम आपको 16 तारीख को बताएंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।